है कि एक समय ऐसा आएगा जब इतना तेज इतना तीव्र भूकंप आ सकता है जबकि पूरा का पूरा हिमालय क्षेत्र हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। खैर जो भी, तो यहाँ पर लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या केवल यहीं पर भूकंप का खतरा है या भारत के दूसरे हिस्सों में भी इन हिस्सों इतना अगर भारत का विस्तार है तो इन हिस्सों में भी भूकंप का खतरा है क्या कहीं? इसको समझने वाली बात है। तो हम लोग इसको देखते हैं कि भारत में भूकंप क्यों आ रहा है। ये मान लीजिए, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, लेकिन मान लीजिए यही भारत है हमारा। तो भारत में आप देखिएगा कि ये वाला इलाका भूकंप से बड़ा प्रभावित रहता है। यहाँ पर ये इलाका भूकंप से बड़ा प्रभावित रहता है। ये पूरा का पूरा ये पूर्वोत्तर भारत वाला इलाका भूकंप से प्रभावित रहता है। अंडमान निकोबार का इलाका भूकंप से बड़ा प्रभावित रहता है। इस जगह पर ये इलाके भूकंप से प्रभावित रहते हैं। तो आखिर कारण क्या है कि ये सारे इलाके यहाँ पर भूकंप से प्रभावित हैं? हिमालय वाली तो बात समझ में आ रही है कि हिमालय में दरारें हैं या हिमालय में सबडक्शन हो रहा है या दूसरी स्थिति है, इसलिए यहाँ पर भूकंप आ रहा है। लेकिन इन इलाकों में क्यों भूकंप आ रहे हैं, ये समझने वाली बात है। तो एक कारण तो हो गया प्लेटों का संचलन। अब ये पूरा का पूरा भारत का प्लेट इस तरीके से, यही हिमालय का अगर डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग समझने की कोशिश करें, हिमालय आपका हिमालय है ना, इसके ऊपर ट्रांस हिमालय है, इसके नीचे फिर दूसरी भू आकृति भारत की शुरू हो जाती है। देखिए, तो ये अगर हिमालय है, इस इलाके में तो भूकंप आते हैं, बाकी के इलाके भूकंप से प्रभावित क्यों रहते हैं? होता क्या है कि जब भारत की प्लेट पर यहाँ से दबाव पड़ता है, यहाँ से जब दबाव पड़ता है भारतीय प्लेट के ऊपर, तो ये भारतीय प्लेट उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में आगे बढ़ती है। उत्तर और उत्तर पूर्व की दिशा में जब आगे बढ़ती है तो यहीं पर है यूरेशियाई प्लेट, यही है यूरेशियाई प्लेट। इसी यूरेशियाई प्लेट के नीचे इसका क्षेपण होता है, जिसकी वजह से इस इलाके में भूकंप की संभावना बढ़ी रहती है। अब भूकंप के लिए जो संस्था हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई करती है, अध्ययन करती है, रिसर्च करती है, सर्वे करती है, उसका नाम है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, भारतीय भूगर्भिक सर्वेक्षण, उसका शायद हाँ यही नाम है। तो जीएसआई भारत में भूकंपीय क्षेत्रों का जोनेशन का काम करती है। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इसको अलग अलग जोन में डिवाइड किया गया है। पहले इसको 5 जोन में डिवाइड किया गया था, लेकिन बाद में 5 जोन में से 2 को एक साथ क्लब कर दिया गया और फिर 4 ही जोन बचे हमारे यहाँ भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों के रूप में। तो एक कारण तो हो गया आपका प्लेट संचलन। दूसरा कारण है कि भ्रंशों की उत्पत्ति, भ्रंशों की उपस्थिति। भ्रंशों की उपस्थिति, भ्रंश क्या होते हैं, फॉल्ट क्या होते हैं? तो फॉल्ट का मतलब होता है दरार, एक तरह से आप मान सकते हैं दरार। दरार का मतलब गैप। अब मान लीजिए कि 2 प्लेट है या 2 स्थलाकृति है इस तरीके से, इन दोनों के बीच में गैप, इन दोनों के बीच में गैप है और फोर्स अगर दोनों तरफ से लगाया जाए तो चूंकि बीच में गैप है, इसलिए इस गैप के सहारे हलचल हो सकता है, संचलन हो सकता है और भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। तो फॉल्ट टेक्निकली इसको भ्रंश कहा जाता है, दरार मत लिखिएगा, भ्रंश ही कहा जाता है या फॉल्ट लाइन कहा जाता है। तो भारत में कुछ कुछ मेजर फॉल्ट लाइन है। कौन कौन से फॉल्ट लाइन है? फॉल्ट लाइन हिमालय में, जैसे हिमालय, अगर ट्रांस हिमालय को छोड़ दिया जाए तो बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक, ये 3 हिमालय के हिस्से माने जाते हैं। ट्रांस हिमालय मतलब पार हिमालय, वो दूसरा है। तो यहाँ पर जो हिमालय में फॉल्ट लाइन है वो कौन कौन से हैं देखिए। नंबर 1 उसको कहते हैं एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। दूसरे को कहते हैं एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट। तीसरे को कहते हैं एचएफटी, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट।
ये तीसरा है कि कई श्रृंखलाएं हैं, जैसे ये मान लीजिए कि अगर ये हम लोग मान लेते हैं एक करके बना रहा हूं, इतना अलग अलग दरअसल हिमालय है नहीं, सब आपस में सटे हुए हैं। बस आपको दर्शाने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने हिमालय को मतलब यूपी में भी घुसेड़ दिया है यहाँ पर। तो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय या महान हिमालय। महान हिमालय ये वाला महान हो गया। दूसरा वाला है लघु हिमालय या मध्य हिमालय, इसको कहते हैं मिडल या लेसर हिमालय। और तीसरे को कहते हैं शिवालिक। और इसके आगे ये वाला जो इलाका आपको दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर से भी दिखाई देगा आपको, यह जो इलाका है इसको कहते हैं ग्रेट प्लेन ऑफ इंडिया। यह है ग्रेट प्लेन। भारत का महान मैदान, विशाल मैदान। तो मध्य और महान के बीच में, यानी कि यहां पर जो फॉल्ट लाइन है, इस फॉल्ट लाइन को कहा जाता है एमसीटी, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। इसी को कहते हैं हम लोग मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और शिवालिक के बीच में जो फॉल्ट लाइन है इसको कहते हैं हम लोग एमबीटी, मेन बाउंड्री फॉल्ट या मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और तीसरे को कहते हैं जो मैदानी भाग और शिवालिक के बीच में है, उसको नाम दिया जाता है एचएफटी, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। ये रेड कलर से दिखा दिया आपको, हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट। वास्तविक रूप से शिवालिक और मध्य हिमालय आपस में एकदम एक दूसरे से अलग ही नहीं है। मतलब कहीं कहीं तो इन दोनों का अस्तित्व एक ही में विलीन हो जाता है, मिल जाता है, एक ही शरीर बन जाते हैं, एक ही बॉडी बन जाते हैं, एक ही आइडेंटिटी बन जाते हैं। तो एक तो फॉल्ट का एरिया हिमालय का प्रदेश हो गया, इसलिए यहाँ पर भूकंप आते हैं। चौथा देखिए क्या है, यहाँ पर एक नदी निकलती है, बहती है, जिसको कहते हैं हम लोग नर्मदा नदी। जगह से निकलती है, उसी जगह से एक और नदी निकल के जाती है जिसको कहते हैं हम लोग सोन नदी। थोड़ा सा मैं अलग कर दे रहा हूँ। नर्मदा, इधर बहती है सोन, यहाँ बहता है, यहाँ बहती है एक नदी छोटा नागपुर पठार पर, दामोदर नदी। नर्मदा नदी, सोन नदी और दामोदर नदी। तो NSDL, NSDL नाम है इनका, नर्मदा, सोन, दामोदर, लिनियामेंट। लिनियामेंट का मतलब भी ब्रंची मान लीजिए। तो एक नर्मदा फॉल्ट, एक सोन फॉल्ट, एक दामोदर फॉल्ट, ये सारे फॉल्ट लाइन है। इसी तरीके से यहाँ पर गोदावरी फॉल्ट, यहाँ पर कृष्णा फॉल्ट, ये गोदावरी फॉल्ट, ये कृष्णा फॉल्ट। इस जगह पर आप आएंगे तो कावेरी फॉल्ट, कावेरी फॉल्ट, गोदावरी फॉल्ट, कृष्णा फॉल्ट, कावेरी फॉल्ट। और यहां पर एक फॉल्ट है, उसको कहते हैं हम लोग अल्लाहबंद। इसको नाम दे रहा हूं मैं, अल्लाहबंद फॉल्ट। अल्लाहबंद फॉल्ट कहते हैं। अरावली का हिस्सा है, अरावली और विंध्यन के बीच में एक फॉल्ट लाइन है, उस फॉल्ट लाइन को नाम दिया जाता है, उस फॉल्ट लाइन को यहां पर नाम दिया जाता है GBT, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, GBF। इतने सारे आपको फॉल्ट अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में एक फॉल्ट है जिसको कहते हैं हम लोग कोयना फॉल्ट। तो अगर नामकरण करें तो पहला ये दूसरा, यहाँ पे तीसरा, ये कुल मिला जुलाकर ये है चौथा हमारा, पांचवा है गोदावरी, छठा कृष्णा, सातवीं कावेरी, आठवां है अल्लाहबंद, नाइन्थ है GBF, 10th है कोयना। ये 10 सामान्य ब्रांच आपको हमने इस जगह पर दिखाया। एक और महत्वपूर्ण फॉल्ट यहां पर आप देखेंगे, इसको कहते हैं मालदा फॉल्ट। मालदा फॉल्ट। तो इतनी सारी जो भ्रंश लाइनें हैं या भ्रंश हैं भारत के अंदर, इतनी सारी दरारें हैं शरीर के अंदर, तो जब जब प्रेशर लगेगा, देखिए जब जब इस इलाके में प्रेशर लगेगा,
जब जब इसके ऊपर दबाव लगेगा, दबाव महसूस होगा, तो इन दरारों में से कुछ दरारें बंद होंगी। जैसे ये दरारें हैं, ये भारत का पूरा शरीर है, मान लीजिए हथेली भारत का पूरा शरीर है, और बीच बीच में ये दरारें आपको मान लीजिए कि ये दिखाई दे रही इस तरीके से। अब इसमें अगर हम फोर्स लगाएंगे तो कुछ दरारें बंद होगी तो कुछ नई दरारें खुल जाएंगी, कुछ बंद होंगी तो कुछ खुल जाएंगी, और फोर्स निरंतर लग ही रहा है। तो ऐसे में इन दरारों के सहारे, इन फॉल्ट्स के सहारे, जब जब इन भ्रंशों के सहारे हलचल होगी, संचलन होगी, गति होगी, तब तब भूकंप आने की संभावना इस जगह पर तीव्र रहती है, बनी रहती है। ये हो गया। एनसीआर में जो भूकंप आ रहा है वह भूकंप हरिद्वार मथुरा दिल्ली फॉल्ट, एक हरिद्वार मथुरा दिल्ली फॉल्ट, मतलब कि उत्तराखंड से यहां से शुरू होकर और दिल्ली तक मथुरा तक ये भ्रंश रेखा एक बनी हुई है इस जगह पर। और इसी भ्रंश रेखा के सहारे, हरिद्वार भ्रंश रेखा कह लीजिए इसको, दिल्ली भ्रंश कह लीजिए इसको, मथुरा फॉल्ट लाइन कह लीजिए इसको, इस भ्रंश के सहारे भी हलचल होती है तो दिल्ली एनसीआर में भूकंप आते हैं। तो यह भूकंप के भारत में कारण है। शरीर जगह जगह से कटा फटा है भारत का, जगह जगह पर इसमें फॉल्ट पाए जाते हैं। उन्हीं फॉल्ट्स के सहारे जब जब गति होगी तो भूकंप आने की संभावना बढ़ती चली जाती है। का पूरा अध्ययन करके, भाई डिजास्टर मैनेजमेंट करना है, आपदा का प्रबंधन करना है, तो इन्हीं सब का अध्ययन करने के बाद जीएसआई ने टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर भारत को सिस्मिक जोन में बांटा है। और सिस्मिक जोन में क्यों, किस आधार पर बांटा है? तो सिस्मिसिटी को मापने के कुछ यंत्र होते हैं। एक होता है भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है, एक होता है रिक्टर स्केल, रिक्टर पैमाना या रिक्टर स्केल, एक होता है मर्केली या मर्कली, मर्केली लिख देते हैं, मर्केली स्केल या मर्केली पैमाना। जो होता है उसमें, और एक होता है मोमेंटम, मॉडिफाइड मोमेंटम स्केल इसको कहते हैं। पर भूकंप के परिमाण को मापा जाता है, मैग्नीट्यूड को, मैग्नीट्यूड परिमाण मतलब ऊर्जा। जब कोई भूकंप आता है तो कितनी मात्रा में ऊर्जा निःसृत करता है, उस ऊर्जा के निःसृत करने को जिस पैमाने पर मापा जाता है उसे कहते हैं रिक्टर स्केल। अब रिक्टर स्केल की जो हाईएस्ट रीडिंग है वो 9 या 10 रखी गई है, जो कि ओपन एंडेड स्केल है, मतलब कि अभी तक आज तक 10 से ज़्यादा वाला भूकंप आया नहीं है, इसलिए हमने मान लिया है कि उसका जो स्केल है वो 10 तक है। जिस दिन कोई भूकंप आ जाए जिसका रिक्टर पैमाने पर मान 10 से ज़्यादा हो जाता है तो रिक्टर पैमाने का मान ही, स्केल की वैल्यू हम लोग बढ़ा के 10 से ज़्यादा कर देंगे। ओपन एंडेड है तो मैग्नीट्यूड या परिमाण मापा जाता है, ऊर्जा मापी जाती है। मर्केली स्केल पर, स्केल है 1 से लेकर 12 तक इसका पैमाना है। 1 का मतलब कुछ भी नहीं, और 12 स्केल पर, स्केल के 12वें पैमाने पर जब कोई भूकंप आ जाता है तो सर्वविनाश हो जाता है। जैसे बड़ी सी फॉल्ट लाइन बन जाए, जैसे कोई विवर्तनिकी झील का निर्माण हो जाए, जैसे वहाँ पर उथल पुथल कुछ हो जाए, पहाड़ था खड्डा बन जाए, खड्डा था कोई धरती ऊपर की ओर उठकर पठार के रूप में, उभार के रूप में स्थित हो जाए। तो जब 12 पैमाने पर, मर्केली के 12 पैमाने पर भूकंप आता है तो सर्वविनाश होता है। तो यहाँ पर मर्केली स्केल पर जो चीज मापी जाती है वो मापी जाती है परिणाम, या इसको कहते हैं तीव्रता, रिजल्ट, आउटपुट, इंटेंसिटी, परिणाम। और एमएमएस या मॉडिफाइड मोमेंटम स्केल जो होता है पर मापी जाती है उसका विस्तार, क्षेत्रीय या स्थानीय विस्तार। स्थानीय विस्तार, भूकंप के प्रभाव का स्थानीय विस्तार। मोमेंटम का मतलब आपको पता है संवेग, जैसे एंगुलर मोमेंटम होता है, कोणीय संवेग कहते हैं। यहाँ पर मोमेंटम की वजह से कितने सारे क्षेत्र प्रभावित हो रहे हैं यह जांचने का या यह मापने का प्रयास किया जाता है इस स्केल पर। तो 3 तरह के स्केल हो जाते हैं। जो जीआईएस ने सिस्मिक जोन बांटे हैं भारत में, सिस्मिक जोन बनाया है भारत में, उसका आधार मर्केली स्केल है। मर्केली स्केल के पैमाने के आधार पर, और कोएफिशिएंट वैल्यू एक होती है जिसको हम लोग कहते हैं गुणांक सूचकांक, कोएफिशिएंट इंडेक्स, मतलब किसी क्षेत्र में कितने गुणांक, मतलब कितनी कोएफिशिएंट वैल्यू है भूकंप की, सिस्मिसिटी की, उसके आधार पर जीएसआई ने कुछ मैप तैयार किया है और जोनेशन का काम किया है। तो सिस्मिक जोन के आधार पर, कोएफिशिएंट इंडेक्सिंग के मेथड के आधार पर और मर्केली स्केल के आधार पर भारत में
भूकंपीय क्षेत्रों का निर्धारण या बंटवारा या क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किया गया है। तो उन्हीं वर्गीकरण को हम लोगों को समझना है कि वो वर्गीकरण क्या है। तो हमने अभी तक देखा कि भूकंप क्या होता है, नंबर 1, भूकंप के कारण क्या है और भारत में भूकंप आने के क्या-क्या कारण हैं। अब हम लोग देखते हैं कि भारत में कौन-कौन से क्षेत्र जो भूकंप से ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, यानी कि भारत में सिस्मिक क्लासिफिकेशन, सिस्मिक डिवीजन ऑफ इंडिया क्या बतलाता है। किस एरिया में ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आएँगे, किस एरिया में कम तीव्रता के भूकंप आएँगे, किस एरिया में भूकंप आएँगे ही नहीं और कहाँ पर महाविनाश की स्थिति हो सकती है। और फिर क्या-क्या पैमाने हैं, कोएफिशिएंट इंडेक्सिंग कितनी है, उसकी मर्केली वैल्यू क्या होती है, उसको हम लोग आइए देखते हैं। पहले एक और चीज़ हम लोग देख लेते हैं, एक शब्द आता है सिस्मिक गैप, भूकंपीय अंतराल इसको कह सकते हैं। तो सिस्मिक गैप क्या होता है? सिस्मिक गैप का मतलब होता है कि दो फॉल्ट लाइन के बीच में या दो ऐसे क्षेत्रों के बीच का स्थित वह स्थिर भूखंड जहाँ पर बहुत पहले कभी भूकंप आया हो या नहीं आया हो, लेकिन इनके दोनों किनारों पर भूकंप आ चुका हो। जैसे यहाँ पर भूकंप आ गया हो, यहाँ पर भूकंप आ गया हो, तो अब उम्मीद ये होती है कि अगला भूकंप इन्हीं के इसके ऊपर आएगा, कहीं ना कहीं इसके ऊपर आएगा भूकंप। इसको ही कहते हैं हम लोग सिस्मिक गैप। जैसे मान लीजिए कि एक फॉल्ट लाइन ये यहाँ पर कभी आ गया भूकंप, मान लीजिए कि 1800 ईस्वी में इस जगह पर भूकंप आया था, इसके ऊपर आया था भूकंप 1850 ईस्वी मान लेते हैं, लेकिन अभी तक बीच वाले हिस्से में भूकंप नहीं आया है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि अब जो भूकंप आएगा वो इसके बीच में आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। और ऐसे पोटेंशियल एरिया को ही सिस्मिक गैप कहते हैं, जहाँ पर भूकंप आने की संभावना बड़ी अच्छी खासी होती है। जब भूकंप आया 1800 में इस वाले पार्ट में, इस वाले रॉक में, इस वाले स्लॉट में, तो इसकी एनर्जी यहाँ पर कुछ स्टोर हो गई। यहाँ पर जब भूकंप आया तो इसकी भी एनर्जी इसके नीचे स्टोर हो गई है। अब जिस दिन ये एनर्जी रिलीज होना शुरू होगी या जिस दिन ये एनर्जी रिलीज होगी, उस दिन यहाँ पर फूटेगा पटाखा, होगा विस्फोट, आएगा भयंकर भूकंप। ऐसे ही पोटेंशियल या ऐसे ही संभावित क्षेत्र को, संभावित एरिया को कहते हैं हम लोग सिस्मिक गैप। और इस तरह के सिस्मिक गैप भारत में भी पाए जाते हैं। जैसे कुछ की अगर बात करें हम लोग, तो एक है सेंट्रल सिस्मिक गैप, जो सेंट्रल हिमालय के बीच में पाया जाता है। एक है आपका कुमायूं, और मेरे ख्याल से है किन्नौर या कुमायूं गैप के नाम से उसको जाना जाता है, जिसके चलते हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में भूकंप की ज्यादा संभावना एक बनी रहती है। असम का जो सिस्मिक गैप, तो भारत में 3 सिस्मिक गैप हैं और ये तीनों ही बड़े महत्वपूर्ण हो जाते हैं पोटेंशियल एरिया के हिसाब से। एक तो है यहां पर, एक है इस, और एक है इस एरिया में हैं कांगड़ा कुमायूं गैप, और इसको कहते हैं सिस्मिक गैप, और इसको कहते हैं असम सिस्मिक गैप। ये 3 सिस्मिक गैप हमें देखने को मिलते हैं। अब इन 3 सिस्मिक गैप के सहारे भूकंप आने की संभावना यहाँ पर अच्छी खासी हो जाती है, क्योंकि इससे पहले लगभग 1905 में, 1970 में, 1971 में इनके किनारों पर भूकंप की स्थिति हम लोग देख चुके हैं या भूकंप आ चुका है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आने वाले समय में अब जो भूकंप आ सकता है या अब जो भूकंप आने की संभावना है, वह भूकंप आने की संभावना इन्हीं सिस्मिक गैप्स में होते हैं। जब 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, अगर आपने खबरों में पढ़ा होगा या सुना होगा, जिसके लिए भारत से भी अच्छी खासी मदद भेजी गई थी और अच्छी खासी मतलब टीम गई रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए। फिर एक ऐसा समय आया जब नेपाल ने उसमें मरे हुए लोगों को खोजना या अपने लोगों की जानकारी इकट्ठा करना ही छोड़ दिया। इतना भयंकर भूकंप था, बड़ा खतरनाक किस्म का भूकंप था। उम्मीद लगाई गई, उसमें बहुत सारा आर्टिकल पब्लिश हुआ, अच्छे मैगजीन में, अच्छे जर्नल में आर्टिकल पब्लिश किए गए, और उन आर्टिकल्स में ये दावा किया गया कि एक बहुत ही बड़ा भूकंप इंतजार कर रहा है उत्तराखंड के एरिया में, जो अभी तक आया नहीं। उत्तराखंड में उतना भयंकर भूकंप नहीं आया जितने बड़े भयंकर भूकंप के लिए एनर्जी वहां पर स्टोर हो सकती है। तो जिस दिन उत्तराखंड में वह भूकंप आ गया, उस दिन बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाएंगी। अब देखिए, जैसे एक दो एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तो असम सिस्मिक गैप जो है, असम सिस्मिक गैप, अब इस असम सिस्मिक गैप के बारे में हम लोगों ने अभी बताया कि ये सिस्मिक गैप क्या होता है कि जिनके दोनों किनारे पर स्थित ब्लॉक में भूकंप आ चुके हैं।
इसमें भूकंप आ गया हो, इसमें भूकंप आ गया हो, और ये हमारा असम का सिस्मिक है। तो इस वाले में लगभग 1900 के आसपास, मतलब एग्जैक्ट डेट मुझे नहीं याद है, तो 1900 के आसपास यहाँ पर भूकंप आया, और लगभग 1950 के दशक में 1950 के दशक में इस तरफ भूकंप आया। तो बीच का जो एरिया है ये पोटेंशियल एरिया बन जाता है भूकंप के लिए। इसी को कहते हैं सिस्मिक गैप, इसी को कहते हैं भूकंपीय अंतराल। ठीक इसी तरीके से अगर हम लोग सेंट्रल गैप की बात करते हैं, तो सेंट्रल गैप में भी मेरे ख्याल से जो सेंट्रल गैप है, तो सेंट्रल गैप के एक तरफ भूकंप आया 1940 के दशक में, 30 या 40 के दशक में, और यहाँ पर जो भूकंप आया ये 1900 के दशक में भूकंप आया था। 1904 हो सकता है, 5 हो सकता है, इसी के आसपास ऐसा भूकंप यहाँ पर आया था। तो जब भूकंप आया इस एरिया में, तो फिर ये एनर्जी इस जगह पर स्टोर हो गई, और एनर्जी स्टोर होने की वजह से ये संभावना व्यक्त की जाती है कि अब कोई भूकंप इस जगह पर आ सकता है। फिर कांगड़ा कुमायूं गैप के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ इसी तरह की दशा बनती हुई दिखाई देती है, जहां पर लगभग 1905 के दशक में भूकंप आया। 1905 में एक तरफ 1905 और एक तरफ 1975। तो कहने का मतलब यह है कि सारे सिस्मिक गैप हमारे तैयार हैं, कभी भी इरप्शन हो सकता है यहाँ से भूकंप का इरप्शन तो नहीं होता, भूकंप यहाँ पर महसूस किया जा सकता है, बड़े भयंकर भूकंप। एक ऐसा भूकंप जिसकी इंटेंसिटी लगभग 8 के आसपास हो, 9 के आसपास हो, और लगभग बहुत सारी चीजें तबाह हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, यहाँ पर देखा जा सकता है। तो भारत में ये सिस्मिक गैप है। सिस्मिक गैप क्या होते हैं? सिस्मिक गैप वे संभावित क्षेत्र होते हैं जहां पर भूकंप आ सकता है, जहां लंबे समय से भूकंप नहीं आया है, जबकि उसके दोनों तरफ स्थित ब्लॉक्स में, खंड में, चट्टानों में भूकंप आ चुका हो और बीच का एरिया बहुत लंबे समय से स्थिर पड़ा हो। तो ऐसे में बीच के क्षेत्र में भूकंप की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे ही संभावित क्षेत्र को सिस्मिक गैप के नाम से जाना जाता है। चलिए, तो इन सब चीजों के आधार पर अगर हम लोग देखें तो वैल्यू कैलकुलेट किया गया जीएसआई के द्वारा, और उस कोफिशिएंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद मैप बनाने की कोशिश की गई, मैप बनाया गया, और मैप के द्वारा भारत को कई सारे सिस्मिक जोन में डिवाइड किया गया। पहले 5 जोन थे, अब ये 4 जोन हो गए। तो भारत में भूकंपीय क्षेत्र देख लेते हैं, सिस्मिक जोन्स इन इंडिया, या भारत में भूकंपीय क्षेत्र। बेस्ड ऑन कोएफिशिएंट वैल्यू मर्केली स्केल, कोएफिशिएंट वैल्यू और मर्केली स्केल के आधार पर जो आपको हमने 3 स्केल बताया, एक रिक्टर स्केल बताया, एक मर्केली स्केल बताया, और एक मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल। मेरे ख्याल से मॉडिफाइड मोमेंटम स्केल हमने कर दिया है, इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा। यह है मोमेंटम, इसको मैं लिख दे रहा हूं, आप इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। बाकी काम इसका यही है, नाम थोड़ा सा गलत हो गया था। मोमेंटम स्केल, ये मॉडिफाइड नहीं, तो मोमेंटम मैग्नीट्यूड स्केल। स्केल के आधार पर कोफिशिएंट वैल्यू को आधार मानते हुए भारत को जिन सिस्मिक जोन्स में डिवाइड किया गया है उसको देख लेते हैं। जोन 2, जोन 3, जोन 4 और जोन 5 पहले ये था, अब दोनों को क्लब कर दिया गया है, एक साथ रख दिया गया है। तो भारत में कुल भूकंपीय क्षेत्र कितने हो गए? 1, 2, 3 और 4। ये 4 भूकंपीय क्षेत्र भारत में हो जाते हैं, जिनकी गुणांक इंडेक्स या जिनकी दक्षता कह सकते हैं, या फिर कोफिशिएंट जिसको कहते हैं, तो कोफिशिएंट वैल्यू 0.01 से लेकर 0.08 तक वेरी करती है। अगर कभी कहीं पर, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं तो, या फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, ये भूकंपीय क्षेत्र हो गया, जोन्स हो गए, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं मर्केली स्केल, और यहाँ पर रख लेंगे कोएफिशिएंट वैल्यू। तो मर्केली स्केल पर अगर किसी क्षेत्र में भूकंप या इससे कम, यानी कि 6 से अगर कम आता है, तो उसको हम लोग कहते हैं कि जोन 1 में है, 6 से कम।
6 से कम। अगर 6 से कम में आता है तो उसको कहते हैं हम लोग कि ये जोन 1 में तीव्रता का भूकंप आता है। अगर मर्केली स्केल पर उसकी वैल्यू 6 है तो उसको कहेंगे कि जोन 2 का ये भूकंपीय क्षेत्र है। इसी तरीके से 7, 8 और 9 या अधिक। तो ये सारे हमारे मर्केली स्केल के वैल्यू हो जाते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 5 से शुरू करके आप 9 तक जा सकते हैं। और इस आधार पर जैसे अगर मान लीजिए कि मर्केली स्केल 5 पर अगर कोई भूकंप आता है तो भूकंप सामान्यतः कोई महसूस भी नहीं करता है, किसी को पता भी नहीं चल पाता है कि क्या है। इनके कोफिशिएंट वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो कोफिशिएंट वैल्यू है 0.01 से कम, फिर है 0.01 से 0.02, फिर 0.03 से 0.04, 0.05 से 0.06 और फिर ये है 0.08 या इससे अधिक के वैल्यू को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इसमें रखा जाता है। सॉरी 6 से 8 वाले को इसमें रखा जाता है, 0.06 से 0.08 के वैल्यू को इसमें रखा जाता है। ये देखिए, ये इससे आपको बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं होगा, लेकिन चूंकि जीएसआई की हम लोग बात कर रहे हैं, डिजास्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसको अगर एक चार्ट में आप दिखा देते हैं भूकंप के बारे में लिखते समय, तो फिर आपका आंसर ज़्यादा गुणवत्तापूर्ण हो जाएगा। सही तो आंसर पहले भी है, लेकिन कॉम्पिटिटिव आंसर लिखने के लिए आपको ज़रूरी है कि कुछ ऑथेंटिकेटेड सोर्सेज के फैक्ट्स को आप यूज़ करिए अपने आंसर। तो अब देखिए, जो भूकंप आएगा वो 5 तीव्रता का होगा या 6 से कम तीव्रता का होगा। जोन 2 का भूकंप 6 तीव्रता का होगा, जोन 3 का भूकंप 7 तीव्रता का होगा, जोन 4 का भूकंप 8 तीव्रता का होगा और जोन 5 का भूकंप 9 तीव्रता का या इससे अधिक तीव्रता का हो सकता है। अगर इनको हम लोग रिक्टर स्केल पर दर्शाने की कोशिश करें, रिक्टर स्केल पर दर्शाएं, तो रिक्टर स्केल पर इनकी वैल्यू हो जाती है 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8 से अधिक, राइट। ये रिक्टर स्केल हो गया। तो तीनों स्केल पर आप भूकंपीय क्षेत्रों को दर्शा सकते हैं, लेकिन जो जीएसआई ने मैप बनाया, तैयार किया है, वह मर्केली स्केल का प्रयोग करके इस मैप को तैयार किया गया है। अब देखिए, जैसे जो कोफिशिएंट वैल्यू हम लोगों ने भी यहाँ पे लिया था, इस कोफिशिएंट वैल्यू के आधार पर अगर डायग्राम बनाएं या इस जोन्स के आधार पर डायग्राम बनाएं, तो डायग्राम हमारे एक जैसे ही होंगे। जैसे कश्मीर को रखा गया है 0.08। अब यहाँ पर सबसे मारक किस्म का भूकंप आएगा, सबसे खतरनाक किस्म का भूकंप आएगा। इसी तरीके से 0.08 एक इस इलाके में बिहार के उत्तरी मैदानी क्षेत्र में रखा गया है, 0.08 इस इलाके को रखा गया है, 0.08 कच्छ 0.08 और यहाँ पर अंडमान निकोबार 0.08, यानी कि ये सब बड़े खतरनाक जोन में इसको रखा गया है। इसको मैं डबल सर्कल कर दे रहा हूँ। ये डबल सर्कल के जो इलाके हैं, ये भूकंप की दृष्टि से बड़े खतरनाक हैं। तो जाहिर सी बात है कि इनके जो समीपवर्ती क्षेत्र होंगे, वहां पर भूकंप की तीव्रता कुछ कम रहेगी, वहां पर भूकंप की तीव्रता कुछ कम रहेगी। इसके आसपास के इलाकों में झटके तो महसूस किए ही जाएंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जहां पर भूकंप की उत्पत्ति होती है फोकस पर, और फोकस से तरंगे चलती हुई जब अधिकेंद्र पे पहुंचती हैं, तो सर्वाधिक विनाश की स्थिति अधिकेंद्र पर नहीं होती। अधिकेंद्र पर सबसे अधिक विनाश नहीं होता है, अधिकेंद्र से कुछ दूरी पर जाकर विनाश ज्यादा होता है। तो देखिए, फिर उसके बाद जो सबसे कम वाला इलाका है, सबसे कम जहां पर भूकंपीय गुणांक रखा गया है, वह 0.01 का ये एरिया हो गया। यानी कि इस इलाके में 0.01, इस इलाके में यहाँ पर भूकंप बहुत ही कम तीव्रता के आएंगे। यहाँ पर आए हुए भूकंप सामान्यतः किसी को महसूस भी नहीं होते हैं, और लोग हताहत होने की कोई संभावना यहाँ पर इस जगह पर उतनी अधिक पैमाने पर नहीं हो पाती है जितनी अधिक पैमाने पर बड़े भूकंपों में होती है। तो कुछ इस तरह के आप डायग्राम बना सकते हैं। अब एक जब आपने बनाया तो इसी से समीपवर्ती, इसी से जुड़ा हुआ 0.02 का सिस्मिक हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं आइसोसिस्मल लाइन। दो तरह के लाइंस होते हैं, एक होता है आइसोसिस्मल, एक होता है होमोसिस्मल। आइसो का मतलब सम भूकंप रेखा, तो सम भूकंप रेखा का यह विवरण है, वितरण। अगर ये डायग्राम आपसे नहीं बन पा रहा है या नहीं बना पा रहे हैं, बना लें तो अच्छी बात है, लेकिन ये बनाना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट है कि आप बनाएं ही बनाएं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, क्योंकि मैप हर जगह मिलता भी नहीं है सामान्यतः। आप जिस मैप को बना सकते हैं वो मैप दूसरा है।
हमने बस आपको इशारा कर दिया कि आप इस तरह के मैप्स का प्रयोग अपने आंसर में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए जान नहीं देनी चाहिए। यह मान लीजिए भारत है, जहां पर सबसे भयंकर किस्म के भूकंप की संभावना बनी रहती है। ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का इलाका, यहाँ पर अंडमान निकोबार का इलाका और कुछ कच्छ का इलाका। ये 4 इलाके ऐसे हैं भारत में जहां पर भूकंप की तीव्रता ज्यादा होने की गुंजाइश रहती है, ज्यादा बनती है। देखिए, ये हो गया आपका जोन 5। जोन 5। अब जोन 5 जहां जहां है, इसको समीपवर्ती इसके जो भी क्षेत्र होंगे, ये सारे समीपवर्ती क्षेत्र इसके हो जाएंगे जोन 4 में ऑटोमेटिकली। ये बताने की आवश्यकता है नहीं। तो ये वाला जितना भी आपका ये इलाका है, ये पूरा का पूरा इलाका ये जोन 4 में आ जाता है। ये जोन 4